पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे गाय और भैंस में होने वाली लिम्पी स्किन डिजीज़ के बारे में। और ज़्यादातर ये क्या है कि गायों में पाई जाती है, भैंसों में कम होती है। एक तरह से इसको ढीलेदार त्वचा रोग भी कह सकते हैं, जो ज़्यादातर क्या है कि मवेशियों का एक वायरल संक्रमण है। और मूल रूप से क्या है कि ये अफ्रीका में पाया जाता है और ये मध्य पूर्व एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों में भी फैल गया है। और अब तो क्या है कि भारत में भी कुछ राज्यों में इसके जो लिम्पी स्किन डिजीज़ के केस देखने को मिले हैं। जैसे उड़ीसा है, दक्षिण भारत की तरफ देखें तो केरला है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है और राजस्थान में भी कुछ जगह है जो लिम्पी स्किन डिजीज़ देखने के केस अपने को मिले हैं। तो दोस्तों आज हम लिम्पी स्किन डिजीज़ के बारे में ही जानेंगे कि इसके लक्षण क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके अपन क्या सावधानियाँ रख सकते हैं, क्या इसका अपन पहले से प्रिकॉशन जो रख सकते हैं कि ये बीमारी अपने पशुओं में या डेयरी फार्म में ना फैलें। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों लिम्पी स्किन डिजीज़ है, ये गायों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, भैंसों में बहुत कम मिलता है। एक तरह से वायरस से होने वाली बीमारी है। जिस तरह से शीप पॉक्स हो जाता है भेड़ बकरियों में, गोट पॉक्स हो जाता है, या ह्यूमन्स में अपन देखते हैं चेचक जो हो जाता है। तो एक तरह से उस तरह की जो बीमारी है, इसमें क्या है कि स्किन पे चकत्ते पड़ जाते हैं जो बाद में धब्बेनुमा हो जाते हैं। तो दोस्तों अपन इसको एक तरह से चेचक भी मान सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा गायों में ये देखने को मिलता है। अगर आपको आसपास इस तरह का कोई जानवर मिले, आप पशुपालक हैं, डेयरी फार्मर हैं, तो तुरंत आप क्या करें कि अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय पर आप अपने जो पशु की जांच कराएं कि कहीं उसको लिम्पी स्किन डिजीज़ तो नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो लिम्पी स्किन डिजीज़ है, ये एक पशु से दूसरे पशु में बीमारी क्यों फैलती है, ये बात अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। इसको अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, मैकेनिकल वे और बायोलॉजिकल वे में। अगर अपने मैकेनिकल जो वे में माने तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है कि ये जो बीमारी फैल सकती है, नेज़ल डिस्चार्ज आता है तो नेज़ल डिस्चार्ज से भी फैल सकती है। या आप डेयरी फार्मर हैं या आप प्रैक्टिशनर हैं, एक ही जो सुई आप अलग अलग पशु में इंजेक्ट कर रहे हो, तो उस वजह से भी क्या है कि जो अस्वस्थ पशु है उसकी बीमारी स्वस्थ पशु को लग सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बायोलॉजिकल वे की बात करें तो उसमें क्या है कि बाइटिंग ऑफ इंसेक्ट के माध्यम से भी फैलता है। जैसे आपके जो बाड़े में हैं, डेयरी फार्म में हैं, पशुओं को काफ़ी सारे टिक्स लगे हैं, माइट्स लगे हैं, तो भी क्या है कि ये उनके माध्यम से अस्वस्थ पशु से स्वस्थ पशु को वो बाइट करेंगे, काटेंगे, तो वो डिजीज़ वहाँ फैल जाएगी। या मॉस्किटोस हैं, मच्छर हैं खूब सारे, तो ये बीमारी फैलने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस बीमारी के लक्षणों की जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा लक्षण यही है कि स्किन पर ढीलीनुमा गांठें हो जाती है, नोड्यूल्स बन जाते हैं। अगर बाहर से गायों में वायरस इंसेक्ट होता है तो लगभग क्या है कि 1 सप्ताह के बाद ही गायों में ये लक्षण जो अपने को दिखाई देते हैं। जैसे गायों में बुखार आना है, उसको तेज़ बुखार हो जाएगा और बुखार आने के 1-2 दिन बाद क्या है कि उसके गले है, कान है, गर्दन है, पिछले टाँगों के बीच में, पूँछ की जो जगह है, वेजाइनल पार्ट है, वहाँ पे क्या है कि अपने को छोटे-छोटे उभरे हुए चकत्ते दिखाई देंगे और जो बाद में क्या है कि एक तरह से हार्ड नोड्यूल्स बन जाते हैं, जो ढेलेनुमा बन जाते हैं। और ये जो इनका आपने साइज़ की बात करें तो 2.5 से लेके 5 सेंटीमीटर तक ये साइज़ के हो सकते हैं। और कभी-कभी क्या है कि इन फफोलों में क्या है कि पस भर जाती है और पस भरने के बाद ये क्या लीक होने लग जाते हैं और ये नीचे गिर जाते हैं वहाँ पे, और क्या है कि जख्म हो जाता है, एक तरह से वोंड हो जाता है वहाँ पे। और जो नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो इसमें क्या है कि जो गाय या भैंस को अगर लिम्पी स्किन डिजीज़ हुआ है तो उसकी आँखों से पानी आएगा, उसके मुँह से भी जो पानी आने लग जाएगा। और कभी-कभी तो क्या है कि पानी भरी सूजन भी अपने को जो देखने को मिलती है। पानी भरी सूजन जो अपने को इसलिए मिलती है, एक तरह से एडिमा हो जाता है। उसका कारण ये रहता है कि लिम्पी स्किन डिजीज़ की जो टॉक्सिसिटी है, उसके कारण क्या है कि वहाँ पे जो पानी भर जाता है स्किन के अंदर, वो अपने को सूजी हुई जो अपने को जगह दिखाई देने लग जाती है। और दोस्तों अन्य लक्षणों में देखें तो जिसमें अगर गाय या भैंस को लिम्पी स्किन डिजीज़ हुई है तो उसमें क्या है कि जानवर को भूख कम होगी, वो कमज़ोर हो जाएगा। और कभी-कभी तो इसके जो नुकसान की अपन बात करें, उसमें जो प्रेग्नेंट एनिमल है तो उनमें अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं और इनफर्टिलिटी की जो समस्या जो जानवरों में आने लग जाती है। सबसे जो इनफर्टिलिटी की बात करें तो वो मेल जो कैटल है या बफेलो है उनमें ये आने के चांसेस रहते हैं। आर्काइटिस उनमें हो जाता है, वहाँ पे टेस्टिकल पे भी अपने को स्वेलिंग दिखाई देती है कभी-कभी इसमें, तो उनमें इनफर्टिलिटी की समस्या आ जाती है। अब दोस्तों बात करें तो मृत्यु दर की, इसकी मृत्यु दर बहुत ही कम है। और जहाँ
जो कुछ जानवर अगर मरते हैं इसमें, तो उसका रीज़न ही ये रहता है कि अगर अपने को स्किन पे जिस तरह से उसके फफोले दिखाई देते हैं और नोड्यूल्स दिखाई देते हैं, वैसे ही क्या है कि उसके शरीर के अंदर भी जो गाय या भैंस जिसको लिम्पी स्किन डिजीज़ हुई है, तो वैसे ही उसके शरीर के अंदर हो जाते हैं। चाहे वो उसके लंग्स हैं, फेफड़ों में हो सकते हैं, उसके पाचन तंत्र में हो सकते हैं, तो वहाँ पे इस तरह से हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि जो कभी-कभी जो है, जो जानवर है, गाय या भैंस है, उनकी मृत्यु हो जाती है, या छोटे जो बछड़े हैं या बछड़ी हैं, काफ हैं, तो उनमें ये जो मरने के उनके चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको गाय या भैंस के शरीर पे जिस तरह से फफोले दिख रहे हैं, वैसे ही क्या उसके शरीर के अंदर भी होते हैं, उसके पाचन तंत्र पे हो सकते हैं, उसके श्वसन तंत्र, तो वहाँ पे भी हो सकते हैं, तो उनके जानवर के मरने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा क्या है कि ये एक तरह से क्या है कि दोस्तों, मक्खी व चिंचड़ों से होने वाला एक तरह से रोग है, और जो काटने वाली मक्खी है उससे भी ये रोग फैलता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि इसका उपचार क्या है। दोस्तों, अगर इसके उपचार की बात करें तो उपचार में तो क्या है कि ये वायरस से जनित रोग है। तो अगर जिस जानवर की इम्यूनिटी अच्छी होगी, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, तो वो बहुत जल्दी ठीक होगा, वो जल्दी इसी चपेट में भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो अपन इस बात का अपने को ध्यान रखना होगा कि अगर गाय या भैंस का अगर उसका खान-पान अच्छा है, तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, या उसको डिजीज़ आएगी ही नहीं। तो इम्यूनिटी अपने जो गाय या भैंस है जानवर की है, उसकी अच्छी रखनी है। जैसे कोरोना में था कि अपनी इम्यूनिटी अच्छी है, तो ये रोग होगा ही नहीं। तो सब दोस्तों, वायरस से जो जनित डिजीज़ है उनमें सब इम्यूनिटी का ही खेल है। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी है आपके पशुओं में, तो ये जो क्या है कि जो आपका जो जानवर है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। और दोस्तों, अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में तो क्या है कि कहीं-कहीं फील्ड में देखते हैं कि स्टेरॉइड का यूज़ होता है इसमें। अगर अपने एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें स्टेरॉइड का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, जैसे डेक्सामेथासोन है, प्रेडनिसोलोन है, आइसोफ्लुपेरिडोन है, इस तरह के स्टेरॉइड का आपने यूज़ नहीं करना है। और दोस्तों, अब इंजेक्टेबल की बात करें तो इसमें फ़ीवर आता है, तो फ़ीवर के लिए अपने एंटीपायरेटिक अपन जो इंजेक्शन ले सकते हैं। इसमें दर्द होता है, एनाल्जेसिक अपन ले सकते हैं, जिसमें अपने निमोसाइड प्लस पैरासिटामोल का कंपोजिशन भी ले सकते हैं। फ्लुक्सिमीन, मेग्लूमाइन, जैसे मेग्लूडाइन आता है, या मेग्लूलास्ट आता है, फ्लुक्सीवेट आता है, इस तरह के अपन जो इंजेक्शन ले सकते हैं। थोड़ा वीकनेस होता है जानवर, तो मल्टीविटामिन अपने को साथ में इसको देना पड़ता है, और साथ में अपने को एंटी एलर्जी इंजेक्शन है, सीपीएम क्लोरफेनेमाइल जो मेलेट इंजेक्शन है, वो भी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्त में अगर अपने इंजेक्शन की बात करें, तो अपने क्या है कि जो एंटीबायोटिक की बात करें तो इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है, जो एंटीबायोटिक का यूज़ करना है। अपने क्यूरेक्स इंजेक्शन आता है, जिसमें कीटोप्रोफेन प्लस इंडोफ्लोक्सासिन होता है, अपन वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो अपन लगाते हैं तो 72 घंटे बाद इसको अपने रिपीट करना है। और क्यूरेक्स इंजेक्शन के बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर अपने को ये एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं होता है, क्यूरेक्स जो अवेलेबल नहीं होता है, तो वहाँ पे अपन क्या है, फ्लॉक्सीडिन अपन यूज़ कर सकते हैं, सिंगल शॉट इंजेक्शन है। फोर्टीवर भी अपन यूज़ कर सकते हैं, सिंगल शॉट इंजेक्शन है, इंडोफ्लोक्सासिन होता है इसके अंदर। अगर अपने को ये अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे अपने एम्पिसिलिन ग्रुप, पेनिसिलिन ग्रुप के इंजेक्शन है, वो अपन लगा सकते हैं। उसमें अपने डीसीआर भी अपन इसमें जो यूज़ कर सकते हैं। अगर ये भी ना मिले तो अपने सेफ्ट्रैक्सोन 3 ग्राम, जैसे इंटासेफ 3000 mg की ये इंजेक्शन आते हैं, तो वो अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई एंटीबायोटिक की बात। अब बात करते हैं कि अगर फ़ीवर आता है जानवर को, उसको पेन भी होता है बॉडी में, तो उसके लिए क्या करें? अपने वहाँ पे क्या है कि निमोसाइड प्लस पैरासिटामोल का कंपोजिशन का अपन इंजेक्शन दे सकते हैं। बड़ा एनिमल है तो वहाँ पे अपन 15 से 20 ml तक ये इंजेक्शन दे सकते हैं। और नहीं तो अपन क्या है कि इसकी जगह जो फ्लुक्सिमीन, मेग्लूमाइन इंजेक्शन आते हैं, जैसे फिनाडाइन है, मेग्लूडाइन है, मेग्लूलास्ट है, इस तरह के, तो अपन क्या है कि फ़ीवर और दर्द में अपन ये इंजेक्शन भी अपन दे सकते हैं, अगर अपने को अन्य जो एंटीपायरेटिक के जो दर्द के लिए एनाल्जेसिक इंजेक्शन ना मिले तो। इसमें क्या है कि जानवर को वीकनेस आती है, तो वहाँ पे अपन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन है, मल्टीविटामिन है, ट्राइबीवेट है, इस तरह के अपन इंजेक्शन दे सकते हैं। लार्ज एनिमल है तो वहाँ तो अपन 15 से 20 ml तक अपन दे सकते हैं, 5 क्विंटल से वेट अगर जानवर का ज़्यादा है तो वहाँ पे। और साथ में क्या है कि लिम्पी स्किन डिजीज़ में अपने को लीवामिसोल इंजेक्शन देना होगा 10 ml सबक्यूटेनस, और इसकी डोज़ अगर 400 से 500 केजी का अगर जानवर है तो वहाँ पे अपन 10 ml सबक्यूटेनस ये इंजेक्शन दे सकते हैं। इसमें अपने को क्या है कि एंटी एलर्जिक इंजेक्शन देना होगा, तो जिसमें अपने क्या है कि सीपीएम इंजेक्शन, क्लोरफेनेमाइन मेलेट, अपन ये इंजेक्शन सब कट अपन या सॉरी अपन मस्कुलर ये इंजेक्शन जानवर को देंगे 10 ml। और अगर आपके जो बाड़े में है
टिक्स और जो माइट्स है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये लिम्पी स्किन डिजीज़ हुई है जानवर को, और जो ये ट्रांसमिशन उसके कारण हो रहा है ज़्यादा। तो वहाँ पे अपन क्या है कि डोरामेक्टिन इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे एडवांटो आता है एमएसटी का। इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो आपने क्या है कि ये इंजेक्शन आपने यूज़ करने हैं, और साथ में क्या है कि ये इंजेक्शन आप पशु चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही यूज़ करें, उनकी देखरेख में ही यूज़ करें। और साथ में क्या है कि आप अपने जो जानवर हैं उनकी समय-समय पे डिवर्मिंग कराएँ, उनको अच्छे मल्टीविटामिन आप देते रहें। और कभी-कभी दोस्तों क्या है कि जैसे उनके ढेलेनुमा जो फफोले हुए हैं, तो उनमें क्या है कि घाव हो जाते हैं, वो फूटने के बाद में, लीक होने के बाद में, तो वहाँ पे जख्म हो जाते हैं। तो उन जख्म को ठीक करने के लिए अपन हीमेक्स क्रीम है, लोरेक्सन है, तो ये अपन लगा सकते हैं। अगर कभी-कभी अपन ध्यान नहीं देते हैं तो उनके जख्म में क्या है कि मैगट्स जो पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, वहाँ अपन तारपीन का तेल अपन यूज़ कर सकते हैं ताकि वो मैगट्स ना पड़ें। दोस्तों अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की। भी अगर ये वायरल डिजीज़ है तो इसका वैक्सीनेशन तो ज़रूर होना चाहिए। अगर दोस्तों जहाँ तक वैक्सीन की बात करें तो एमएसटी कंपनी की एक लिम्पीवैक्स नाम से एक वैक्सीन आती है, इसके लिए लिम्पी स्किन डिजीज़ के लिए, जो भारत में अभी उपलब्ध नहीं है। और तो इसके लिए क्या है कि एक हाइस्टर कंपनी की भी आती है गोट पॉक्स नाम से, उसमें वो सेम जो उत्तरकाशी स्ट्रेन है वो सेम स्ट्रेन है। तो अपन वो वैक्सीन अपन क्या है कि पशुओं में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे क्या है कि अपने पास डेयरी फार्म है, जहाँ पे जिन पशुओं को, जो आपके डेयरी फार्म में इस तरह का कोई पशु नहीं है जिसको ये वायरल डिजीज़ है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अगर जहाँ पे ये डिजीज़ आ गई है, जिस पशु को आ गई है, तो वहाँ पे 1 मंथ बाद क्या है कि वे जो वैक्सीन आपने लगानी है। ऐसे नहीं कि आपका जो जानवर है वो ठीक हो गया है, आपने 10 दिन बाद ये वैक्सीन कर रहे हो, नहीं। अगर किसी जानवर को लिम्पी स्किन डिजीज़ हुई है, गाय भैंस को, 1 महीने बाद उसके आप वैक्सीन रिपीट करें। और जहाँ पे लगता है कि आपके आस-पास कहीं न कहीं ये जो डिजीज़ आस-पास में है, किसी जानवरों को है और आपके अभी पशुओं में नहीं आई है, आपके जो डेयरी फार्म में नहीं है, तो वहाँ पे आप जो गोट पॉक्स जो वैक्सीन है आप लगवा सकते हैं। और दोस्तों जो हाइस्टर कंपनी की गोट पॉक्स जो वैक्सीन आ रही है, वो 3 ml अपन पर पशु के हिसाब से दे सकते हैं। 3 ml इसकी डोज़ है। सबक्यूटेनियस चमड़ी के नीचे इसका जो अपन डोज़ लगा सकते हैं इस वैक्सीन का। ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पशुओं में आ गई है तो वहाँ पे वैक्सीन नहीं करना है। अगर पशुओं में आ गई है तो 1 महीने बाद वैक्सीन करें। और जिन पशुओं में नहीं आई है, आपके बाड़े में एक भी पशु लिम्पी स्किन डिजीज़ से संक्रमित नहीं है, तो वहाँ पे ये वैक्सीन आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये वैक्सीन अगर यूज़ करते हैं तो आप एक पशु चिकित्सक के परामर्श आप ज़रूर लें। उनसे आप एक बार पशुओं का चेकअप ज़रूर कराएँ, तो आप ये वैक्सीन आप पशुओं को लगवाएँ। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपन क्या-क्या सावधानियाँ रखें कि जिससे क्या है कि अपने पशुओं में लिम्पी स्किन डिजीज़ आए ही नहीं। और तो इसके लिए क्या है कि दोस्तों सबसे पहले तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके डेयरी फार्म में एक पशु को ये डिजीज़ आ गई है, या आप पशुपालक हैं, 2-4 पशु रख रहे हों, तो अगर एक पशु को आ गई है, तो आप क्या करें कि स्वस्थ पशु को जो बाकी स्वस्थ पशु हैं उनसे उस बीमार पशु को आप अलग रखें, दूर रखें। और बाड़े की समय-समय पे आप साफ-सफाई करें। अगर वहाँ पे लिम्पी स्किन डिजीज़ आपके बाड़े में आ गई है, तो वहाँ पे आप पीपी जो लाल दवा का घोल का आप छिड़काव कर सकते हैं। और मच्छर मक्खियों से बचाव के लिए आप क्या करें कि फ़िनाइल का आप जो छिड़काव कर सकते हैं अपने बाड़े में। और जो पशुओं का मूवमेंट आप बिल्कुल रोक देवें। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो आस-पास है लिम्पी स्किन डिजीज़ के केसेस मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आप मूवमेंट बिल्कुल रोक दें, पशुओं को बाहर ना लेके जाएँ। आप अपने बाड़े तक ही पशुओं को सीमित रखें। और समय-समय पे क्या करें कि आप पशु चिकित्सक से आप परामर्श ज़रूर लेते रहें। और जो भी अनजान व्यक्ति आपके बाड़े में आता है, तो उनको पहली बात तो आप अपने बाड़े में अनुमति ना ही देवें अगर लिम्पी स्किन डिजीज़ के केसेस आपके क्षेत्र में आ रहे हैं। अगर वो आते ही हैं तो उनके अच्छे से हाथों में क्या ग्लव्स होने चाहिए और मास्क भी होना चाहिए। और साथ ही क्या है कि आप जब भी आपके बाड़े में पशु बीमार होता है, इस तरह की स्थिति पैदा होती है, तो आप एक पशु में एक ही नीडल यूज़ करें, बार-बार वही नीडल आप जो अलग-अलग पशु में यूज़ ना करें, आप इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो जो कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।